Hi students, how are you? Today we are going to start with the first phase of Indian National Movement, which is the chapter 3 of your ICSE history textbooks. This is a very important and interesting chapter. Short है, easy है, to the point है, तो कोशिश करेंगे इसको अच्छे से क्रैक करने की. एक क्विक रिकैप ले लेते हैं हमारी हिस्ट्री में. हम लोगों ने स्टार्ट करा था अपना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विद रिवोल्ट ऑफ 1857. हमें पता है कि ये बहुत ही गेम चेंजिंग पॉइंट था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ऑल्दो हम इस रिवोल्ट में हार गए थे, लेकिन फिर भी दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज इसने हमारे आगे की ग्रोथ को इनिशिएट करा था. तो हम हिस्ट्री में हमेशा पढ़ते हैं ना कि किसी चीज़ का अंत किसी और चीज़ की क्या होता है, शुरुआत होता है. तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हम हार गए थे, बट इट लेड टू व्हाट? इट लेड टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. व्हाट इज नेशनलिज्म? फीलिंग ऑफ वननेस एंड टुगेदरनेस एंड कॉमन कॉन्शियसनेस जो कि अराइज होती है क्योंकि हमारे कॉमन जोग्राफिकल लिंग्विस्टिक मतलब सेम लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक कल्चरल बैकग्राउंड्स थे. तो इसकी वजह से क्या हुआ? राइज ऑफ नेशनलिज्म. जब ग्रोथ हुआ नेशनलिज्म का तो उसकी वजह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी INC, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस. सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि ज़्यादातर जो उस समय के बड़े बड़े लीडर्स थे जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, उन्होंने एक तरीके से आज की भाषा में बोले तो कोलैबोरेशन कर लिया था. सब लोग साथ आ गए थे और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करी थी. सो INC दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वॉज फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे. उन्होंने 1885 में जो है INC को स्टार्ट करा था. स्टार्ट A.O. ह्यूम ने करा था, लेकिन आगे इसको किसने बढ़ाया? आगे इसको इंडियंस ने ही बढ़ाया था. तो हम लोगों ने पढ़ा था इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, दैट इज़ W.B. बनर्जी. अब 1885 में हमारी INC स्टार्ट हुई थी, राइट. तो 1885 से लेकर, ठीक है, 1907 तक हम एक पर्टिकुलर लोग जो थे वो हमारे INC को लीड कर रहे थे. कौन थे वो? उसको हम आगे जानेंगे. उसके लिए हम फर्स्टली समझते हैं कि फेजेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. तो जैसे ही ग्रोथ हुआ हमारे नेशनलिज्म का, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होने लगी, तो हमारे अंदर एक नेशनलिज्म का बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा. एक फीलिंग आने लगी पेट्रोइटिज्म की, क्योंकि अभी तक तो हमारे लिए इंडिया इंडिया था ही नहीं ना भाई. सूरत के लिए अलग था, उत्तराखंड के लिए अलग था, सब लोग अपने अपने लिए लड़ रहे थे. अब हमें समझ आ गया कि अरे यार हम तो सारे के सारे एक ही लोग हैं. तो अब हमारे अंदर नेशनलिज्म आया. अब ये जो नेशनलिज्म आया तो हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी, यानी कि आज़ादी तक का सफ़र, उसको हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. पहला पार्ट है हमारा अर्ली नेशनलिस्ट फेज, जो कि स्टार्ट हुआ था 1885 से और कब तक चला था? 1907 तक. 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था, तो ऑलरेडी ये फेज वीक हो गया था, बट 1907 में तो पक्का ब्रेकअप हो चुका था. इस फेज का पूरा वीक पड़ चुका था ये फेज. और जब कोई चीज़ डाउन जाती है तो राइज किसका होता है? दूसरे फेज का होता है. तो अर्ली नेशनलिस्ट के बाद जो आए वो थे हमारे लेटर नेशनलिस्ट, जो कि जिन्होंने डोमिनेट करा था इंडियन नेशनल मूवमेंट को फ्रॉम 1907 टू 1916. 1916 गांधी जी आ गए, और गांधी जी आए तो उन्होंने तो क्या कमाल कर दिया था. तो वो पूरा का पूरा एरा, वो पूरा का पूरा टाइम पीरियड फ्रॉम 1916 टू 1947 जिसमें नेशनल मूवमेंट को डोमिनेट करा था महात्मा गांधी ने, उसको हम बोलते हैं गांधीयन एरा. अब स्टार्ट करेंगे हम लोग. नेशनलिस्ट है, अर्ली नेशनलिस्ट कौन थे भाई? ये कहाँ से आए, कौन है, क्या इनका मकसद था, वो हमें यहाँ पर समझना है. तो जो इनिशियल ईयर्स थे कांग्रेस के, इनिशियल मतलब जो शुरुआती फेज था कांग्रेस का, बातें साथ थोड़ी ना लड़ना शुरू कर देंगे. अगर आते और सीधा लड़ाई कर देते या वायलेंट हो जाते तो ब्रिटिश ने वहीं पे ख़त्म कर देना था. तो शुरुआत में हमारा शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. इसलिए जो इनिशियल ईयर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनको जिन लीडर्स ने लीड करा था उनको हम बोलते हैं अर्ली नेशनलिस्ट. अब ये इनिशियल ईयर्स कौन से हैं? इनिशियल ईयर है शुरू के 10-15 साल, दैट इज़
1885 से लेकर के 1907 तक का जितना भी हमारा टाइम पीरियड है उसको किसने डोमिनेट करा था, उनको जिन लीडर्स ने डोमिनेट करा था, जिन लीडर्स ने लीड करा था, वर्ड डोमिनेट भी यूज़ कर सकते हैं, लीड भी कर सकते हैं, वो है हमारे अर्ली नेशनलिस्ट। अब ये जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे इनको हम और क्या बोलते थे, इनको बोलते थे मॉडरेट्स। क्या बोला जाता था, मॉडरेट। अगर हिंदी में बोले तो नरम दल। मॉडरेट क्यों बोलते थे इनको, मॉडरेट इसीलिए बोलते थे क्योंकि ये बहुत ही मॉडरेट मेथड ऑफ पॉलिटिक्स को यूज़ करते थे। मॉडरेट मेथड ऑफ पॉलिटिक्स क्या हुआ, जैसे कि प्लेज हो गया, पिटिशन हो गई, प्रेयर हो गया, ये सब क्या है हमारे मॉडरेट मेथड ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, प्लेज, पिटिशन, प्रेयर। प्लेज, पिटिशन, प्रेयर का मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी इनकी बात होती थी, ये नहीं कि लड़ाई झगड़े करने पहुंच गए, है ना, ऐसा कुछ नहीं करते थे। ये रिक्वेस्ट करते थे ब्रिटिश पे, क्योंकि देखो अर्ली नेशनलिस्ट को लगता था कि ब्रिटिश ना ठीक लोग हैं। ठीक है, ये यही है जो हमारे को हमारी बैकवर्डनेस से आगे निकालेंगे। ये लोग ठीक है, इनमें कोई कमी नहीं है, और ये हमारे को हमारे जो भी सोशल इवल्स हैं उनके साथ फाइट करने में हेल्प करेंगे। इनका मानना था देखो ब्रिटिश प्रॉब्लम नहीं है, हम खुद ही बहुत ही बैकवर्ड लोग हैं, ये हमारी समस्या, और ये ब्रिटिश ही हमारे को इस प्रॉब्लम से सॉल्व कर उसे मतलब आज़ाद करवा सकते हैं। तो इसीलिए ब्रिटिश को हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमें अपनी भी गवर्नमेंट चाहिए, हमें अपने राइट्स चाहिए। ब्रिटिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें राइट्स अपने चाहिए। तो ये जाके बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉलो करते थे, पूरा लॉ प्रोसीजर फॉलो करते थे, प्लेज करते थे, मतलब कसम खा लिया है कि भाई हम इस चीज़ को करवाएंगे। पिटिशन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वे में क्या करते थे, प्रॉपर रिटन डिमांड्स लिख के दिया करते थे, रिक्वेस्ट करा करते थे, किससे, ब्रिटिश से। ये बिल्कुल बिलीव करते थे, किस में बिलीव करते थे, ये बिलीव करते थे ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। इन्हें पूरा यकीन था कि ब्रिटिश लोग बिल्कुल जस्टिफाइड लोग हैं, और इनको पूरा यकीन था कि ये हमारे साथ अन्याय नहीं करने वाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्ली नेशनलिस्ट किस चीज़ पे बिलीव करते थे, दे यूज्ड टू बिलीव इन ब्रिटिश, और दैट दिस इज समथिंग विच सेट्स देम अपार्ट फ्रॉम द लेटर नेशनलिस्ट, बिकॉज लेटर नेशनलिस्ट को बिल्कुल भरोसा नहीं था ब्रिटिश पे। सो दे बिलीव्ड इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। अब खुद ही देखो ना यार, इस फेज में सब लोग जो थे वो एजुकेटेड लोग थे, बड़े लोग थे, एजेड भी थे, ज़्यादातर यंगस्टर्स से ज़्यादा यहाँ पे एजेड लोग थे। अब एजेड लोग कैसे होते हैं, वो थोड़ा अपना विजडम यूज़ करते हैं, वो कहते हैं नहीं सब ठीक है, सब बढ़िया है ना, और लड़ाई झगड़ों में क्या रखा है, प्यार प्यार से चीज़ों को करना चाहिए। तो ऐसे ही थे हमारे मॉडरेट्स। अब आते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ दिस पीरियड। सो जो इम्पॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स हैं वो कौन से हैं हमारे, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड फिरोज शाह मेहता। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें कोई 2 या 3 नाम याद रखने हैं, तो इनमें से हम मेजरली कौन से नाम याद रखेंगे, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। एक बारी फिर से रिवाइज करते हैं हमारे अर्ली नेशनलिस्ट को। तो कौन थे हमारे अर्ली नेशनलिस्ट, वो ग्रुप ऑफ लीडर्स जिन्होंने आईएनसी को लीड करा था फ्रॉम 1885 टू 1907। और क्या बोला जाता है इनको, मॉडरेट बोला जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वाई आर दे रेफर टू एज मॉडरेट्स, दे आर रेफर टू एज मॉडरेट बिकॉज दे अडॉप्टेड मॉडरेट मेथड ऑफ पॉलिटिक्स। व्हाट आर दीज मॉडरेट मेथड ऑफ पॉलिटिक्स, प्लेज, प्रेयर एंड पिटिशन। And who are the important moderate leaders? The important moderate leaders are Dada Bhai Naoroji, Gopal Krishna Gokhale, Surendranath Banerjee, Firoz Shah Mehta। अब आते हैं हम इनके बिलीव्स पे। भाई कोई है तो उसका कुछ ना कुछ सोचना तो होगा ना, तभी तो हम उनके बारे में पढ़ रहे कि भाई ये दूसरों से कैसे अलग थे। लोग दूसरों से अलग होते हैं अपने व्यू पॉइंट्स की वजह से, अपने बिलीव्स की वजह से, राइट। तो अर्ली नेशनलिस्ट के क्या बिलीव्स थे, पहला बिलीफ तो इनका हमारा बड़ा क्लियर है, जो हमने इनकी डेफिनेशन में ही पढ़ लिया। पहला था कि दे बिलीव्ड इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। इन्हें पूरा भरोसा था ब्रिटिश पे कि ब्रिटिश हमारे साथ कोई भी अन्याय नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट था कि ये होप करते थे कि ब्रिटिश जो है हमें होम रूल ग्रांट कर देंगे। उन्हें लगता था कि हाँ ये हमें होम रूल दे दे। होम रूल का मतलब क्या हुआ कि भाई राज तो चलो ब्रिटिश का ही रहेगा, रहेंगे तो हम क्वीन के अंडर ही, पर लोग हमारे होने चाहिए, एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट में हमारे होने चाहिए, और हमारे भी जो भी राइट्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये बिलीव करते थे कि जो ब्रिटिश रूल है उसके बहुत बेनिफिट्स हैं,
जैसे क्या बेनिफिट्स है ब्रिटिश रूल के, उनको लगता था कि ब्रिटिश रूल जो है वो बहुत हेल्प करेगा जितने भी सोशल ईवल्स हैं इंडिया में जो एग्जिस्ट करते हैं उनको हटाने के लिए, जैसे सती है, अनटचेबिलिटी है, तो उनको था कि जितने भी सोशल ईवल है ये तो ब्रिटिश ही हटाएंगे। एक और बिलीफ बहुत था इम्पॉर्टेंट है इनका, वो बहुत आसान सा बिलीफ है। क्या बिलीफ है? वो बिलीव करते थे कि ब्रिटिश प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कौन है? इंडिया की बैकवर्डनेस। सो दे बिलीव दैट इट इज़ द बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया which is a social evil, which is a problem, not the British. अब डिमांड्स क्या थी? बिलीव तो कर लिया हम लोगों ने। अब हमारी बात आती है कि जो ये हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे इनकी क्या डिमांड्स थी, क्या चाहते थे ये। तो इनकी डिमांड्स को बेसिकली हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है तो इसलिए हम कैटेगराइज कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द डिमांड्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, तो आप कोई भी 4 डिमांड्स लिख सकते हैं। तो 4 कैटेगरीज है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस चाहते थे। क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि सबसे पहले कि जो इंडियन काउंसिल है उसको अबॉलिश कर दो, पूरी तरीके से इंडियन काउंसिल को अबॉलिश कर दो, क्योंकि उसमें कोई इंडियन मेंबर है ही नहीं, तो उसका काउंसिल का क्या मतलब है। दूसरा ये चाहते थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, वो सेंटर पे भी होनी चाहिए, वो प्रोविंस पे भी होनी चाहिए। आज आप देखते हो इलेक्शंस होते हैं हमारे यूनियन लेवल पे भी होते हैं जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, और फिर हमारे स्टेट लेवल पे होते हैं जिसमें हम चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। तो ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई? अर्ली नेशनलिस्ट ने डिमांड रखी कि भाई जो इलेक्शंस करवा रहे हो वो स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए। जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दैट इज़ राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो सेंटर लेवल पे भी होनी चाहिए, वो प्रोविंस दैट इज स्टेट लेवल पे भी होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि देखो जो ये वाइसरॉय है, वाइसरॉय का काउंसिल बनता था, तो उस समय हमारे इंडिया को हेड कौन करता था? इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव हेड हुआ करता था ब्रिटिश के टाइम पीरियड में, वो होता था वाइसरॉय। ठीक है, वाइसरॉय के अंडर होते थे उसकी काउंसिल। जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर जो है उसको कौन हेल्प आउट करता है सारे डिसीजन टेकिंग में? कौन हेल्प आउट करता है उसको सारा काम करने में? उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उसी एडवाइस कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसी तरीके से वाइसरॉय का भी काउंसिल हुआ करता था। तो ये कह रहे थे कि नंबर ऑफ इंडियंस जो है उनको ज़्यादा होना चाहिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। जाहिर सी बात है भाई, मेरी कंट्री है, मुझे ज़्यादा पता होगा, मेरे घर के बारे में मेरे को ज़्यादा पता होगा, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अब कोई बाहर का आदमी थोड़ी ना डिसाइड करेगा कि हमें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। तो ये चाहते थे कि एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इंडियन का। कह रहे नहीं कोई बात नहीं, तुम ब्रिटिश रख लो, अगर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम बड़े पोलाइट लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो 50-50 कर लेते हैं, आधे लोग तुम ब्रिटिश रख लो, आधे हमें रख लो, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन तो दे दो, तभी तो हम हमारी कंट्री के क्या राइट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड क्या क्या चाहते थे? सबसे पहला है अबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल, दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज बोथ at center and province, and the third one is adequate representation of Indians in the executive council of viceroy and those of the गवर्नर्स। कोई भी, वैसे तो 6-7 रीजंस है, हमें 3 करने हैं तो हम उसी पे फोकस करते हैं, इजी वालों पे। फिर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक मीन्स पैसों से रिलेटेड। अब देखो ये तो मानना पड़ेगा कि ब्रिटिश के आने के बाद हमारे यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा आ गई थी, ये बात अर्ली नेशनलिस्ट भी समझ रहे थे। तो अब उन्होंने सोचा कि क्या क्या दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा देखो भाई, लैंड रेवेन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लैंड रेवेन्यू मतलब जो भी पीजेंट्स हुआ करते थे, लैंडलेस लेबर्स हुआ करते थे, वो जिस लैंड पे वर्क करते थे तो उनको उसका एक तरीके का रेंट देना पड़ता था, जिसको हम बोलते हैं लैंड रेवेन्यू। अब लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था और जो पीजेंट था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा था बाय दी हैंड्स ऑफ द ज़मींदार। क्योंकि क्या होता था, बेचारे पे रेंट देने को पैसे नहीं है, ज़मींदार जो है वो उसको कह रहा है कि ठीक है भाई मैं कर्ज दे रहा हूँ, ऐसे कर करके उसको अल्टीमेटली गुलाम बना लेता था और उसके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होते थे। तो इसीलिए जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट है उन्होंने कहा कि देखो भाई, लैंड रेवेन्यू को तो कम करना पड़ेगा, पीजेंट्स को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और ये जितनी भी अनजस्ट डिमांड्स है ज़मींदार की, उससे तुम्हें पीजेंट्स को बचाना ही पड़ेगा। एग्रीकल्चर हमारा मेन ऑक्यूपेशन है, अगर हम एग्रीकल्चर में चेंजेस नहीं लाएंगे तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगी, इंडिया की पॉवर्टी कैसे मिटाएंगे। और
एग्रीकल्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट कौन है जिसने इतना बड़ा एग्रीकल्चरल सेटअप बना के चल रहा है, जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है, तो वो है हमारा पीजेंट। क्योंकि पीजेंट नहीं होगा तो लैंड पे काम करने वाले नहीं होंगे, खेती नहीं होगी तो फिर क्या कमा लेंगे और क्या खा लेंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा पीजेंट खुश रहना चाहिए। और पीजेंट को खुश रहने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, लैंड रेवेन्यू कम करना पड़ेगा और उसकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग ना बहुत खर्चा कर रहे हो आर्मी पे, तो ये जो मनी है उसको सेव करो और वेलफेयर एक्टिविटीज़ में लगाओ ना। हमारे पास हेल्थ की कमी आ रही है, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, हमारे पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन नहीं है। कहाँ तो हम इंडिया में मतलब दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटीज़ खोल के बैठे थे, कहाँ हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना आगे हुआ करता था और अभी हम तो पीछे आ गए बहुत ज़्यादा। तो रिडक्शन करो इन आर्मी। So they said reduction in expenditure on army and the money thus saved, जो भी पैसा बचेगा उसको कहाँ पर लगाना है, हेल्थ पे लगाना है, एजुकेशन पे लगाना है। दूसरा उन्होंने कहा कि एक इंक्वायरी बिठाओ ना, कैसे हम इतने ज़्यादा पावर्टी हमारी आ गई। जब तुम लोग आए थे भाई ब्रिटिश, तब तो हम लोग एक सोने की चिड़िया कहलाते थे, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज़ में आ रहे थे, तो अचानक से इतने पुअर कैसे हो गए, इतनी ज़्यादा पावर्टी हो गई। इस पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। और इतने फेमाइंस क्यों आ रहे हैं, उस समय बहुत फ्लड्स आ रहे हैं, ड्राउट्स आ रहे थे, तो लोग बहुत परेशान थे। तो उस पर उन्होंने इंक्वायरी बिठाने की डिमांड करी। फिर उन्होंने कहा कि देखो एक चीप क्रेडिट मिलना चाहिए पीजेंट्स को। अब पीजेंट्स के साथ क्या है कि पीजेंट जो है वो काम कर रहा है किसी और के खेत पे, जब वो क्रॉप उगाएगा, वो फसल कटेगी, तब जाके उसको पैसे आएंगे। इस बीच में उसको बहुत सारे पैसों की रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसे इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वो क्या करता था, वो ज़मींदार के पास जाता था, ठीक है, या और फ्यूडल लॉर्ड्स के पास, जो अमीर लोग होते थे उनके पास जाता था। अब वो लोग क्या करते थे, उस पीजेंट को लोन तो दे देते थे, लेकिन बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते थे, 80% पे। तो ऐसी सिचुएशन में पीजेंट क्या करता, वो तो बेचारा फंस जाता था ना, लोन में डेट ट्रैप में फंस जाता था। तो ऐसे सिचुएशन का हल क्या था, उन्होंने कहा कि देखो एक सस्ता क्रेडिट मिलना चाहिए पीजेंट को, सस्ते रेट पे उसको लोन मिलने चाहिए। और ये जो लोन मिलना चाहिए प्रॉपर एग्रीकल्चर बैंक्स के थ्रू मिलना चाहिए, ताकि उसका एक्सप्लॉयटेशन कम से कम हो। फिर उन्होंने डिमांड करी कि देखो बैंकिंग है, इरिगेशन है, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़, इनका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो बेसिकली इन तीनों पॉइंट्स का निचोड़ मान ले तो हमारा ये वाला पॉइंट बन जाता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए बैंकिंग का, इरिगेशन का, मेडिकल का, हेल्थ फैसिलिटी का फॉर द पीपल। ये थे हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। फिर उन्होंने बात करी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है भाई, कंट्री को चलाने के लिए जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। कंट्री को चलाने वाले लोग, उसको हम क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो जो इंडिया को कंट्री को कौन चलाता है उसके सिविल सर्वेंट्स। अब उन्होंने कहा कि देखो जो हमारे सिविल सर्वेंट्स, पहले जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता था वो सिर्फ ब्रिटेन में होता था। उन्होंने कहा नहीं, ये तो गलत बात है, इंडियनाइजेशन होना चाहिए सर्विसेज का। आईसीएस सर्विसेज का क्या होना चाहिए, इंडियनाइजेशन होना चाहिए। कैसे होगा इंडियनाइजेशन, उन्होंने कहा कि देखो इंडिया में और इंग्लैंड में दोनों में एक ही टाइम पे आईसीएस एग्जामिनेशन होना चाहिए। दूसरा, सेपरेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का। आज भी हम देखते हैं ना, हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जिसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक ही है, यानी कि वही मंत्री मिलके हमारा लॉ बना रहे हैं कंट्री के लिए और वही उनको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। लेकिन जुडिशरी क्या है, आज के टाइम पे जुडिशरी यानी कि कोर्ट्स सेपरेट है, उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई नेता इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता लॉ के डिसीजन को। पर ब्रिटिश टाइम में ऐसा नहीं होता था, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता था फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो इन लोगों ने डिमांड करी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो देयर शुड बी कंप्लीट सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और जो ये आर्म्स एक्ट लाए हो, लाइसेंस एक्ट लाए हो, इन सबको क्या कर लेना है, वापस कर लेना है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, आर्म्स एक्ट विच वॉज अ रिप्रेसिव पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड लिटन इन 1878. What was Arms Act? That Indians were not allowed to carry armaments without license. तो प्रॉब्लम क्या है, वो तो आज भी नहीं कर सकते। प्रॉब्लम थी कि that this act was not applicable on the Europeans, right?
अब आते हैं हमारे डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स। तो नेक्स्ट उन्होंने डिमांड करी कि भाई हमारे जो राइट्स है, सिटीजन्स के राइट्स है, उनके लिए उन्होंने क्या बात डिमांड करी। सिविल राइट्स मतलब सिटीजन्स के क्या राइट्स पे डिमांड करी। उन्होंने कहा देखो जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लगा रहा है ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया था। हम लोकल लैंग्वेजेस में कुछ भी नहीं लिख सकते थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। इंग्लिश में तो खैर लिख ही नहीं सकते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। कुछ भी बोलते थे तो हमारे को जेल के अंदर डाल देते थे। तो उन्होंने कहा भैया ये रिस्ट्रिक्शंस तो हटाओ, ये तो हमारी सिविल लिबर्टीज़ के अगेंस्ट है। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हटाओ। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता था कि मुझे लग रहा है कि सपोज मुझे लग रहा है कि तुम जो है इस कंट्री के लिए खतरा बन सकते हो, या तुम जो है ब्रिटिश के लिए कुछ भी खतरा बन सकते हो। मुझे लग रहा है, बनोगे या नहीं बनोगे मुझे नहीं पता, बट तुम्हारे किसी भी एक्ट की वजह से हमारे गवर्नमेंट को या शहर की शांति को नुकसान हो सकता है। तो इस बेसिस पे, मुझे सिर्फ लग रहा है, इस डाउट पे, सस्पिशन के बेसिस पे मैं तुम्हें क्या करूँगी, जेल के अंदर डाल दूँगी। इसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लगा था, उसको अबॉलिश करने की डिमांड करी थी। उन्होंने कहा जो भी इंडिविजुअल की लिबर्टीज़ है, लिबर्टीज़ मतलब फ्रीडम्स, एक इंसान के पास भाई सोचने का अधिकार, समझने का, बोलने का, कुछ बेसिक अधिकार, मूवमेंट का अधिकार होना चाहिए, वो वापस करो ना यार। ये थोड़ी ना है, जेल में थोड़ी ना रह रहे हैं हम, तो अपने देश में रह रहे हैं। तो उन्होंने डिमांड करी सिविल लिबर्टीज़ में, उन्होंने क्या डिमांड करी, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द ब्रिटिश ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड अबॉलिशन, क्या चीज़ ख़त्म करने को बोला, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, और इंडिविजुअल लिबर्टीज़ को वापस से रिस्टोर करने की डिमांड करी। तो हमें डिमांड्स अच्छे से समझ आई। अब क्वेश्चन कैसे आएगा डिमांड्स पे, क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, लिस्ट एनी 4 डिमांड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर अलग अलग करके आता है तो आ जाता है कि लिस्ट एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, लिस्ट एनी 2 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स demanded by the early nationalist, एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स पूछने को आ सकता है कि व्हाट वर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, या फिर हाउ डिड अर्ली नेशनलिस्ट एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द सिविल राइट्स। डिमांड्स हो गए। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे शॉर्ट नोट की ऑन द प्रोमिनेंट अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स। तो ध्यान से देखिए, हमारे स्कोप ऑफ सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही हम इस चैप्टर को कर रहे हैं। स्कोप ऑफ सिलेबस में हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया है कि भाई एक काम करो, डिमांड्स पढ़ लो, बिलीफ्स पढ़ लो मॉडरेट्स के, और जितने जो हमारे प्रोमिनेंट अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स हैं। प्रोमिनेंट अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स कौन कौन से हैं, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इनकी 2-2 कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ लेना। सिर्फ 2-2 नहीं पढ़ेंगे हम, उनके बारे में वो सब भी पढ़ेंगे जो हमारा MCQ में आ सकता है। बहुत डिलीजेंटली हमें स्कोप ऑफ सिलेबस पढ़ना है। अचीवमेंट्स नहीं पूछा गया है हमसे स्कोप ऑफ सिलेबस में, तो देयरफॉर वी आर नॉट डूइंग इट। तो हम बात करते हैं दादा भाई नारोजी की। दादा भाई नारोजी बहुत 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 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भाई नाम में ही दम है ना, दादा भाई, दादा भी हैं, भाई भी है, और कोई प्रॉब्लम हो तो कहते थे नहीं रोजी भाई, नहीं रोने की ज़रूरत है, दादा भाई है ना, सब संभाल लेंगे। तो ही इज़ वन ऑफ द वेरी पॉपुलर, वेरी प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर। ये आपका कॉमन पॉइंट है, आप तीनों नेशनलिस्ट लीडर के लिए ये फर्स्ट पॉइंट कॉमन रख सकते हैं। इंट्रोडक्टरी पॉइंट, दादा भाई नारोजी को और क्या बोला जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये हमारा MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, हु इज रेफर्ड टू एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ने एक मैगजीन लिखी थी जिसका नाम था धर्म मार्गदर्शक। ये बेसिकली बिकॉज दादा भाई नारोजी वॉज अ पारसी, तो वो पारसी रिलीजन से रिलेटेड जितने भी मिथ्स होते थे उनको ख़त्म करने की कोशिश और फैक्ट्स को हाईलाइटिंग करने की कोशिश करते थे थ्रू दिस मैगजीन। और उन्होंने एक न्यूज़पेपर लिखा था जिसका नाम था राफ्त गोस्तार। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी हम नेशनलिस्ट लीडर्स, कोई भी लीडर्स हम पढ़ने वाले हैं, चाहे हम अभी पढ़े अर्ली नेशनलिज्म में, लेटर नेशनलिज्म में, उनकी हमें इंपॉर्टेंट बुक्स ज़रूर पढ़नी है, मैगजीन्स ज़रूर पढ़नी है। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे होता है ना कि जितने भी पॉपुलर लोग होते हैं वो अपने ट्विटर पे अपने ओपिनियंस देते हैं, इंस्टाग्राम पे अपने ओपिनियंस देते हैं। ट्विटर पे देते हैं मेजरली, इंस्टाग्राम पे तो कम देते हैं, बट उसी तरीके से पहले के टाइम पे जो भी पॉपुलर ओपिनियंस होते थे, जो भी अपनी बात कहनी होती थी लीडर्स को, वो अपने न्यूज़पेपर्स, अपने बुक्स के थ्रू कहा करते थे। इसी वजह से उनकी बुक्स और न्यूज़पेपर के नाम हमें पता होने चाहिए।
दादा भाई नौरोजी ने बहुत ही फेमस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी अपने पेपर में, जिसका नाम था पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन आ सकता है, नेम द बुक रिटन बाय दादा भाई नौरोजी। सो यू विल राइट पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने बहुत ही फेमस थ्योरी दी थी, दैट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्या था ड्रेन ऑफ वेल्थ? टेकिंग अवे द वेल्थ ऑफ द कंट्री विदाउट एनी प्रपोर्शनेट रिटर्न। तो ब्रिटिश क्या करते थे, यहाँ से हमारा सारा पैसा ले जाते थे और उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं देते थे। इस बात को हाईलाइटन करा था दादा भाई नौरोजी ने इन हिज फेमस थ्योरी, दैट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जो कि उन्होंने अपनी बुक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखी थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों है? क्योंकि जब हमसे पूछा जाता है नेम एनी टू प्रीकर्सर्स ऑफ आईएनसी या फोर रनर्स ऑफ आईएनसी, की आईएनसी से पहले दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस पद का नाम बताइए कौन कौन सी आई थी, तो उसमें से एक है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो कि फॉर्म करी थी दादा भाई नौरोजी ने इन, and then he was looked upon as India's unofficial ambassador during his stay in England। तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो इंडिया के राइट्स को प्रोटेक्ट करते थे और ब्रिटिश के सामने उन बातों को रखते थे। ही वॉज अ वेरी वेल एजुकेटेड मैन, वेरी वेरी वेल एजुकेटेड एंड वेरी सेंसिबल मैन। तो बहुत ही अच्छे से ये जो हमारी पॉपुलर डिमांड्स होती थी उनको ब्रिटिश के सामने प्रेजेंट करते थे। तो इसीलिए ब्रिटिश ने इनको टाइटल दे दिया था एज इंडियाज़ अनऑफिशियल एम्बेसडर। 1865 में इन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी फॉर्म करी थी विद इन कोलैबोरेशन विद डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। हु इज डब्ल्यू.सी. बैनर्जी? ही इज द सेम पर्सन हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट लीडर, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इज ऑल्सो अ वेरी प्रोमिनेंट अर्ली नेशनलिस्ट लीडर। इन्होंने क्या फाउंड करी थी? इन्होंने फाइंड करी थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905। क्या थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? कि इन्होंने कहा था कि वी ऑल इंडियंस आर द सर्वेंट्स ऑफ द कंट्री। आर द सर्वेंट्स ऑफ द कंट्री मतलब हम सबका फ़र्ज़ है ना अपने देश के लिए कुछ करने का, ये हमारी सर्विसेज अपने देश के लिए प्रोवाइड करने के लिए। इसी वजह से उन्होंने नाम रखा था सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। यही थे जिन्होंने महात्मा गांधी को परसुएड करा था कि भाई तुम पब्लिक लाइफ को ज्वाइन करो। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले को हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। सो हु इज रेफर टू एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट आते हैं हमारे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अगेन ही इज ऑल्सो अ वेरी फेमस अर्ली नेशनलिस्ट लीडर, जर्नलिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे। ये पहले इंडियन थे गाइस, ये पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करा था। और सबसे बड़ी बात थी, अच्छी खासी गवर्नमेंट एंजॉय, हाई पोस्ट की ये एंजॉय कर सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने देश के लिए वो सर्विसेज भी छोड़ दी थी। एंड देन ही वर्कड फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। इन्होंने फाउंड करा था इंडियन एसोसिएशन 1860, the date given here is wrong. So he founded Indian Association and Indian National Conference. ये दोनों इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी। ये भी प्रीकर्सर है किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। देन ही अपोज्ड आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इन्होंने क्या क्या अपोज करा था? इन्होंने कहा कि मैं आर्म्स एक्ट के खिलाफ हूँ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ हूँ। और इन्होंने ये सारी क्या है? ये सारी है रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन। अगर हमसे क्वेश्चन आ जाता है ना कि व्हाट वर द रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन? आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लोअरिंग द एज ऑफ फॉर अपेयरिंग इन ICS एग्जामिनेशन फ्रॉम 21 to 19 ईयर्स। इन सारी रिप्रेसिव पॉलिसीज को ऑफ लॉर्ड लिटन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने बहुत वोकली क्या करा था? उन्होंने अपोज करा था। और उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट करे थे। कौन से न्यूज़पेपर्स थे? बंगाली। और एक बुक लिखी थी इन्होंने जिसका नाम था नेशन इन मेकिंग। तो अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो जितने भी हमारे अर्ली नेशनलिस्ट हैं उनकी आपको पिक्चर स्टडी पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको आइडेंटिफाई करने को आ सकता है ये कौन है, ये कौन से सेक्शन ऑफ कांग्रेस से बिलोंग करते थे, इस सेक्शन का बिलीफ क्या था, इस सेक्शन की डिमांड्स क्या थी, कोई भी 4 डिमांड्स बताओ, इस व्यक्ति की क्या कंट्रीब्यूशन थी वो बताइए। क्वेश्चन आ सकता है हमारा डायरेक्टली, अर्ली नेशनलिस्ट को मॉडरेट्स क्यों कहा जाता था, क्या उनके मेथड ऑफ स्ट्रगल थे। मेथड ऑफ स्ट्रगल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें करना है
बिलीव्स, डिमांड्स और मेथड ऑफ स्ट्रगल। अगर हम मेथड ऑफ स्ट्रगल के बारे में बात करें तो क्या मेथड ऑफ स्ट्रगल था अर्ली नेशनलिस्ट का? वो बिलीव करते थे 3 P's पे। व्हाट आर दीज 3 P's? प्रेयर, प्रोटेस्ट and petition. These are the 3 methods of struggle which were adopted by early nationalists. दूसरा, वो बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड पे बिलीव करते थे। किस पे बिलीव करते थे? कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड पे बिलीव करते थे। तो ये बात भी हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है कि व्हाट वर द मेथड ऑफ पॉलिटिक्स एडॉप्टेड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट। क्या मेथड्स थे? 3 P's. व्हाट वर द 3 P's? प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। उसके सिवा और क्या करते थे? दे यूज टू सेंड डेलीगेशंस। क्या भेजते थे वो? अपने डेलीगेशंस भेजते थे टू द ब्रिटिश टू पुट फॉरवर्ड द पॉपुलर डिमांड्स। यही उनके मेथड ऑफ स्ट्रगल है जो कि हमें पता होना चाहिए। विद दिस वी एंड दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी आपको चेंजेस चाहिए, कोई भी चीज़ आपको नहीं पसंद आई, प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आई कैन इम्प्रूव इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।